महेश चौधरी को ईश्वर ने सब कुछ दिया, धन धान्य और पारिवारिक सुख, सुख वैभव से भरपूर जिंदगी। संतान के नाम पर एक योग्य पुत्र दिया जो आर्मी में उच्च पद पर आसीन था। 2 साल पहले उन्होंने उसका विवाह एक सुंदर युवती से कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, जीवन में आनंद की वर्षा हो रही थी। हाँ, एक कमी कभी कभी उनको बहुत खलती थी कि उनकी कोई पुत्री नहीं थी, पर बहू के आने के बाद यह कमी भी जाती रही। दोनों पति पत्नी बहू को पुत्रीवत मानते थे और बहू नलिनी भी दोनों को बहुत आदर करती थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर एक दिन अचानक उनके पास कोई फ़ोन आया जिसे सुनते ही वह लहरा कर गिर पड़े। पत्नी पास बैठकर अखबार पढ़ रही थी। दौड़कर उठाने का प्रयास किया पर वह उठे नहीं, शायद चेतना शून्य हो गए। बहू को आवाज़ दी, डॉक्टर को बुलाओ। तुरंत बहू ने पारिवारिक डॉक्टर को फ़ोन कर सब कुछ बताया। आने का आश्वासन मिलते ही वह भागकर महेश जी के पास आ गईं। जल्दी से जल लेकर आओ अम्मा जी। अम्मा जी इतना घबरा गईं कि उनसे उठा नहीं गया। वो तुरंत दौड़कर खुद पानी ले आई। जैसे पानी का छिड़काव मुंह पर किया तो महेश जी धीरे से कुनमुनाए। बहू नलिनी खुशी से चिल्लाई, देखो अम्मा, बाबूजी को होश आ रहा है, अब आप घबराइए नहीं। अम्मा जी के चेहरे पर खुशी की चमक उभर आई। दोनों ने महेश जी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। नलिनी उनके पाँव के तलुओं की मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद महेश जी ने फिर कराह भरी। तभी नलिनी ने पुकारा, बाबूजी। उनके माथे पर कुछ सिलवटें उभर आई, जैसे वह आवाज़ तो सुन रहे हों पर उत्तर नहीं दे पा रहे हों। तभी कॉल बेल बजी। शायद डॉक्टर साहब आ गए हैं। वह भागकर दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोला, सामने डॉक्टर साहब हड़बड़ाए से दिखाई दिए। नलिनी उनसे कुछ कहती इससे पहले उन्होंने ही पूछ लिया, चौधरी साहब अब कैसे हैं? नलिनी ने कहा कि होश तो आ गया है पर कुछ बोल नहीं रहे। दोनों सीधे शयन कक्ष में पहुंचे। तुरंत चेकिंग करने लगे। चेकिंग करते करते ही पूछ बैठे, आखिर हुआ क्या था? किसी का फ़ोन आया था, सुनते ही बोले कैसे, फिर धड़ाम से गिर पड़े। डॉक्टर साहब इन्हें क्या हुआ? नलिनी ने व्याकुलता से पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक हल्का सा हृदयाघात हुआ था, अब सब सही है। ईश्वर की कृपा से कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, मंगा लेना। जैसा मैं बताऊँगा देते रहिएगा। इनका विशेष ध्यान रखना, किसी प्रकार का तनाव न होने पाए। डॉक्टर साहब ने समझाया। फिर वो दवाओं के बारे में समझाकर चले गए। दवा के प्रभाव से महेश जी को गहरी निद्रा ने आ घेरा। नलिनी ने सोचा, आखिर फ़ोन से कैसा समाचार मिला जिससे पिताजी को हृदयाघात हो गया? जरूर कोई बहुत दुखद बात रही होगी। फिर मन में आया, क्यों न फ़ोन के उस नंबर पर बात करूं, शायद कारण पता चल जाए। वह पिताजी के फ़ोन को तलाशने लगी। फ़ोन बाहर की बैठक में रखी मेज़ पर पड़ा हुआ मिल गया। जब फ़ोन कॉल डिटेल्स देखी तो पाया कि 10 बजे आखिरी फ़ोन आया था। उसके उपरांत कोई फ़ोन नहीं आया। डरते डरते नलिनी ने आखिरी नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर रिंग जाती रही, फिर उधर से एक अपरिचित युवक की आवाज़ आई, महेश जी, बस 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। आप कौन बोल रहे हैं सर? नलिनी ने पूछा। मैं मेजर नील बोल रहा हूं। आप कौन हैं मैडम? वह बड़ी शालीनता से बोला। मैं मेजर शिशिर की पत्नी बोल रही हूँ। ओह, वह अचानक सब पकाया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, पर यह फ़ोन तो महेश सर का है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होने के कारण वो दवाई लेकर सो रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? मेजर नील ने घबराते हुए पूछा। सुबह आपका फ़ोन आते ही अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया, पर अभी स्थिति काबू में है, नलिनी ने कहा। अच्छा, जैसे फ़ोन के दूसरी ओर का इंसान बहुत दुखी हो गया हो। क्या हुआ सर, आप कुछ बोल नहीं रहे? नलिनी ने व्याकुलता से पूछा, पर दूसरी ओर खामोशी छाई रही। अब नलिनी की व्याकुलता ज़्यादा तीव्र हो गई। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। जब रहा नहीं गया तो चिल्ला कर बोली, सर कृपया कुछ बोलिए, शिशिर कैसे हैं? तब दूसरी तरफ से बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा गया, मैडम, शिशिर सर आतंकवादियों से लड़ते हुए देश पर शहीद हो गए। वो बहुत वीरता से लड़े। उन्होंने 4 आतंकियों को धराशायी किया। फिर एक आतंकी की गोली उनके सिर के आर पार हो गई। शिशिर का शहीद होना सुन दिमाग सुन्न हो गया था। फिर कुछ नहीं सुनाई दिया कि आगे नील ने क्या कहा। बस यूं लगा कि मकान की पूरी छत टूटकर सिर पर आ गिरी, सिर पास पास हो गया हो।
फिर गहरा अंधकार छा गया। फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और खुद नलिनी फर्श पर ढेर हो गई। उसके गिरने की आवाज़ सुन शिशिर की माँ पार्वती देवी आ गईं। देखा बहू फर्श पर पड़ी है। उन्होंने दौड़कर बहू को संभाला, ठीक से फर्श पर लिटा दिया। बुढ़ापे में इतना वजन कहाँ उठता है। जब नलिनी को होश आया तो उसने खुद को अपनी माँ की गोद में लेटे पाया। फिर जैसे उसे शिशिर का ध्यान आया वह उठकर भागने लगी, पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाने लगी, मुझे शिशिर से मिलना है। वह कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। तभी नील आ गया। वह नलिनी की माँ से बोला, जाने दीजिए इसे, शिशिर से मिलने दीजिए। यह उसकी अर्धांगिनी है, इसे पूरा हक है उससे मिलने का। बादल जब पानी से भरे होते हैं तब ये बहुत तड़कते हैं, फिर जब बरस जाते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिए इन्हें रोने दीजिए। इनकी पीड़ा ऐसी है जो कोई भी कम नहीं कर सकता इनके खुद के सिवा। नलिनी भागकर बाहर आई तो देखा शिशिर जमीन पर लिटाए हुए थे। लोगों ने उनके बदन को फूलों से ढक रखा था। एक विशाल हुजूम भरा पड़ा था। वह सीधे भागकर शिशिर से लिपट गई। करुण क्रंदन से वातावरण विक्षुब्ध हो उठा। पत्थर दिल भी रो पड़ा। तुम तो कहते थे 7 जन्म तक साथ निभाओगे, तुमसे एक जन्म भी नहीं निभाया गया। कितने निष्ठुर हो तुम। मैं जार जार रो रही हूँ और तुम एक क्षीण निद्रा में लीन हो गए हो। तुम कितने झूठे निकले। बड़ी मुश्किल से नलिनी को अलग किया गया। फिर अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। रात भर शव घर में रखा गया। बहुत रिश्तेदारों का आना अभी बाकी था। दिन में 11 बजे शिशिर की शव यात्रा निकली। फिर दिन में 12 बजे वैदिक रीति से शरीर को पंच तत्व में मिला दिया गया। जो जिसका उधार था चुकता हो गया। शिशिर को पंच तत्व में विलीन हुए 4 महीने बीत गए। नलिनी के माता पिता उसे लेने आए थे। नलिनी के पिता ने महेश जी से पूछा, समधी जी, हम नलिनी को लेने आए हैं। अब शिशिर रहा नहीं तो नलिनी की पीड़ा कम करने के लिए हम उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर भी आप जैसा उचित समझे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी पीड़ा को भली भांति समझता हूँ। आपकी बेटी है जी, आप जब चाहे ले जा सकते हैं। वैसे भी शिशिर रहा नहीं तो मैं किस मुँह से रोकूं उसे। महेश जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, जाओ बहू को बुला लाओ, कहो उसके माता पिता आए हैं। थोड़ी ही देर में नलिनी आ गई। अपने माता पिता से मिली, पर औपचारिक रूप से। सुनो बेटी, हम तुम्हें लेने आए हैं। अपना सामान बांध लो, हमें दोपहर की ट्रेन से चलना है। नहीं पापा जी, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी शिशिर को गए कितने दिन हुए हैं। मैं यहीं पर सही हूँ। यहाँ पर शिशिर की यादें हैं, उसकी महक है और उसकी महसूस भी है। दूसरा, शिशिर ने मुझसे वादा लिया था कि यदि वे कभी नहीं रहें तो मैं मम्मी और पापा का ख्याल रखूँगी। मैं इस वादे को कभी भी नहीं तोड़ूंगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझ पर दबाव नहीं बनाएंगे। नलिनी के पिता जानते थे एक बार यह जिद पर आ जाएगी तो किसी की नहीं सुनेगी। दोनों वापस लौट गए। समय हर घाव भर देता है, पूरा न सही पर लगभग। समय अपने पंखों को फैलाकर आबाद गति से उड़ता रहा। धीरे धीरे जो नासूर थे उनका रिश्ना बंद हो गया। दर्द की लहरें उठने लगी। जो टीस थी वो अब टपकन तक हो गई, जो कभी प्रबल हो जाती फिर आहिस्ता आकर मन के भीतर ठहर जाती। शिशिर को गए लगभग 4 वर्ष हो गए। नलिनी ने बच्चों का स्कूल ज्वाइन कर लिया था। दिन के समय बच्चों के साथ कट जाता। हाँ, इन सालों में नील कई बार आया था। कभी 2 दिन ठहरता और कभी 4 दिन, फिर चला जाता। वह शिशिर का बहुत घनिष्ठ मित्र था, इसलिए वह पापा जी से मिलने आ जाता। हफ्ते में 2 से 3 बार फ़ोन कर लेता। शिशिर के जाने के बाद बाबूजी ज़्यादा बूढ़े दिखने लगे। 55 की उम्र में 70 के लगने लगे। हाँ, नील जब भी आता तो घर में खुशियाँ फिर दौड़ आती। लगता जैसे खुद शिशिर ही आया हो। बातूनी बिल्कुल शिशिर की तरह, खाने का जायका बिल्कुल शिशिर की तरह। दिन भर माँ से फरमाइशें करता रहता। माँ उसकी हर बात को मान लेती। उन्हें लगता जैसे वह शिशिर ही है। मुझे भी नील अच्छा लगने लगा था। उसने अभी तक शादी नहीं की। माँ पूछती, शादी क्यों नहीं की? कहता, कोई सही मिली नहीं। क्यों? क्या दुनिया में लड़कियों का अकाल पड़ गया है? वो कहता, हाँ, क्योंकि मुझे तेरी जैसी चाहिए और तू तो बस एक है और दूसरी कोई नहीं। उसका बात करने का तरीका मन को छू जाता है। पर मेरी अपनी मर्यादा है, मेरी जवाबदारियां हैं। मैं उनसे मुँह नहीं मोड़ सकती। कभी मुझे खुद पर गुस्सा आ जाता। मैं यह क्या सोचने लगती हूँ, नील तो शिशिर का मित्र है, वह तो मित्रता का धर्म निभाता है।
ऐसे मित्र कहाँ मिलते हैं। फिर वह जब चला जाता तो घर काटने को दौड़ता, जैसे शिशिर के जाने पर लगता था, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता। अभी उसे यादों से निकलने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब तक वह फिर आ धमकता। इसी उपापों में जिंदगी घिसटती रही, कभी पटरी पर कभी पटरी से नीचे। एक दिन महेश बाबू अपनी पत्नी से बोले, सुनो, एक बात मेरे मन में कई दिनों से चल रही है, मैं कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, सोचता हूँ तुमसे सलाह ले लूँ। पार्वती ने कहा, बोलो, मैं कोशिश करूँगी सलाह देने की, पर आप तो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो। बात ज्ञान की नहीं है, बात है प्रेम की। अच्छा बताओ, तुम नलिनी से कितना प्यार करती हो? यह भी कोई पूछने की बात है? जितना शिशिर को करती थी उससे कम नहीं, पार्वती जी बोली। अच्छा बताओ, हमारे जाने के बाद वह कैसे अकेली रह पाएगी? हाँ, यह बात तो है, धर्मपत्नी बोली। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या तुम्हारे मन में यह बात नहीं आती थी कि हमारे घर भी एक लड़की हो? क्यों नहीं जी, पार्वती बोली। पर भगवान ने हमें सुख कहाँ दिया? पार्वती जी ने दुखी मन से कहा। दिया है देवी जी, सुख दिया है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा, महेश जी व्यग्रता से बोले। कैसे, मुझे भी समझाओ। पार्वती जी की उत्सुकता चरम पर आ गई। अरे अपनी नलिनी, और कौन? हाँ, यह तो सही है, नलिनी हमारी अपनी संतान से भी ज़्यादा है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे और इसके माँ बाप क्या सोचेंगे? देखो, दुनिया का डर मुझे नहीं, पर नलिनी के माता पिता से ज़रूर पूछूंगा। महेश जी ने फिर एक दिन फ़ोन करके नलिनी के माता पिता से भी स्वीकृति ले ली। उन्होंने कहा कि अब नलिनी आपकी बेटी है, हमारी नहीं। हमने तो कन्यादान कर दिया है और नलिनी ने दिल से आपको और उस घर को ही अपना मान लिया है। फिर महेश जी ने अपनी धर्मपत्नी को सारी बात बताई। अब पहला काम था लड़का ढूंढना, लड़का भी ऐसा जो उनकी लड़की को खुश रखे। महेश जी उन दिनों बहुत ज़्यादा प्रसन्न लग रहे थे। अपने जीवन में उनकी वह कामना सिर चढ़ने जा रही थी, जिसके अभाव से वह अक्सर दुखी रहते थे। उन्होंने तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को लड़का पता करने को कहा और यह भी कहा कि दहेज की चिंता ना करें, जो मांगेंगे मैं दूंगा। लोग लड़की के बारे में पूछते तो कहते, मेरी खुद की बेटी है, आप पहले लड़का देख लो, फिर मैं खुद लड़की से मिलवा दूंगा। मेरी लड़की परियों सी है। लोग सोचते या किसी रिश्तेदार की लड़की की बात कर रहे हैं। इनका तो एक लड़का था, वह भी शहीद हो गया। महेश जी एक दिन जब सुबह बगीचे में पानी दे रहे थे, तभी पार्वती जी उनसे कहीं, सुनते हो जी, मेरे मन में एक विचार आया है, आप कहो तो मैं कहूँ? हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाह रही हो? मेरी निगाह में एक लड़का है जो अपनी नलिनी के लिए बिल्कुल ठीक बैठेगा। हाँ हाँ बताओ ना, कौन है? महेश जी उत्सुकता से भर कर बोले, अपना नील। क्या वह सही नहीं रहेगा? बिल्कुल शिशिर की तरह है। मैंने कई बार उसकी आंखों में नलिनी के लिए प्यार महसूस किया है। वह अपनी मर्यादा के कारण कुछ नहीं कहता। क्या कह दी तुमने पार्वती? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यह तो यह हुआ कि बगल में छोरा और नगर में ढिढोरा। अगर नील मान जाए तो समझो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आज ही मैं नील के मन की टोह लेता हूँ। शाम को महेश जी ने नील को टटोलने के लिए फ़ोन किया। नील ने फ़ोन उठाते ही चिल्लाते हुए कहा, पापा जी प्रणाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मन किया तुझसे बात करूँ तो फ़ोन लगा दिया। कई दिन हो गए तुझसे बात नहीं हुई। मेरी ही गलती है पापा जी, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। मम्मी कैसी हैं? नील ने पूछा। सब ठीक है, महेश जी हंसते हुए बता। तू बता, कैसा है तू? मैं एकदम ठीक हूँ, सोचता हूँ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर आ जाऊँ। तूने मेरे मन की बात छीन ली बेटा, बता कब आ रहा है? महेश जी खुश होते हुए बोले, बस 2 दिन में बाबूजी आ रहा हूँ। हम तेरा इंतज़ार करेंगे बेटे, तुझसे कुछ बातें करनी थी, तू आ जा फिर करता हूँ। अभी कर लो पापा जी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, नील बोला। नहीं अभी नहीं, आमने सामने बैठकर बातें करते हैं, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, महेश जी ने कहा। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। इतने में पार्वती जी आ गई। बोली, किससे बात कर रहे थे? नील से बात कर रहा था, कह रहा था अगले हफ्ते आ रहा है, इस बार वह 1 हफ्ते रहेगा। अच्छा, तो फिर समझो इस मकान की खुशियाँ वापस आ रही हैं। अच्छा, आपने उससे बात नहीं की? नहीं, मैं बात करने वाला था, पर जब उसने आने की बात की तो मैंने सोचा आमने सामने बैठकर बात करते हैं, यह ज़्यादा ठीक रहेगा। पार्वती जी बोली, एक बार नलिनी का मन टटोलने का प्रयास करती हूँ, वह नील के बारे में क्या सोचती है। रविवार का दिन था। पार्वती जी ने नलिनी से कहा, सुन, आज तू मेरी एक सहायता कर दे।
अगर तू फ्री हो तो। क्यों नहीं माँ, यह भी कोई कहने की बात है। क्या सहायता करनी है बोलो। बस कुछ नहीं, मेरे साथ बाजार चलो, कुछ खरीदारी करनी है। ठीक है माँ, मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ, नलिनी ने कहा। अरे सुन, मैं तो बताना भूल गई, कल नील 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ रहा है। चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 हफ्ते तक घर में रौनक हो जाएगी। बाबूजी की तबीयत सही हो जाएगी, रोज़ सुबह मालिश होगी और एक पारी शतरंज की होगी, और आपको कुक बना देगा। दिन भर फरमाइश चलती रहेगी, नलिनी खुश होते हुए बोली। पार्वती जी ने देखा कि नलिनी की वीरान आंखों में अनोखी चमक आ गई थी। तू सही कह रही है, उसी के लिए बाजार जा रही हूँ, उसके पसंद की चीज़ें लाने। ठीक है माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर वो नहाने चली गई। सोमवार सुबह से घर के हर सदस्य की निगाह दरवाजे पर लगी थी। यह अपनापन भी बहुत ही अद्भुत है। वह जब जन्मता है तो यह नहीं देखता कि किस धर्म के हो, किस जाति से हो, किस योनि से हो, किस रक्त के हो, किस रूप के और किस लिंग के हो। बस सतत एक आकर्षण बन जाता है। नील उनका कोई नहीं, बस उनके दिवंगत बच्चे का एक मित्र, बस और कुछ नहीं। पर संबंध अपने से भी ज़्यादा। कभी कभी यह भ्रम होने लगता है कि वह उनका अपना बेटा ही है। अम्मा सुबह से खाना बनाने में लगी थी। नलिनी का हृदय भी प्रफुल्लित था। कभी कभी वह सोचने लगती, आखिर वह क्यों अच्छा लगता है। हो सकता है वह शिशिर की तरह व्यवहार करता है, इसलिए पता नहीं, पर उसकी उपस्थिति मन की व्याकुलता को बाहर कर देती है। बिल्कुल उन्मत्त, कभी लगता ही नहीं कि वह कुछ बनावटी करता हो। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बस लोगों की खुशियां तलाशता रहता है। उसके माता पिता देहावसान कम उम्र में ही हो गया था। मामा मामी ने उसे पाला था, शायद इसलिए वह प्रेम की तलाश में रहता है। नलिनी को लगता है शिशिर के बाद यह दूसरा व्यक्ति है जिसने उसके मन को छुआ है। अचानक डोरबेल की आवाज़ से तंद्रा भंग हुई। कोई डोरबेल को लगातार बजा रहा था। इस तरह तो 2 व्यक्ति ही डोरबेल बजाते हैं, एक शिशिर और दूसरा नील। शिशिर तो हो नहीं सकता, तो पक्का है यह नील ही है। माँ दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। दौड़े तो सभी थे, पर कोई पाँव के कारण पीछे रहा और कोई संकोच के कारण। तभी दरवाज़ा खुला। बाहर नील था, एक बड़ा सूटकेस लटकाए हुए, नाम के अनुसार नीली शर्ट पहने हुए। माँ के कदमों में झुका। माँ ने उसे सीने से लगा लिया, जैसा वह अक्सर शिशिर के आने पर करती थी। शायद वह अंतर करना भूल गई, शायद उन्हें लगा वह शिशिर है। नील उनके भीतर की स्थिति को भांप गया। तुरंत माहौल को बदलने के लिए बोला, अरे माँ, क्या दरवाजे पर खड़ा रखोगी या अंदर भी आने दोगी? धत पगले, मैं कब ऐसा कर रही हूँ? चल अंदर, बदमाश कहीं का, कभी मौका नहीं छोड़ता। बाबूजी कहाँ हैं, बताओ मुझे। उसने अटैची वहीं छोड़ दी और ढूंढने का नाटक करने लगा। अरे मैं यहाँ हूँ बेटे, इधर देख, इस तरफ। बाबूजी भी भाव विह्वल हो उठे। अरे हाँ, आप तो बिल्कुल सामने हो, मैं कहीं और देख रहा हूँ। बाबूजी के पांव स्पर्श किए, फिर वहीं सोफे पर धम से बैठ गया। माँ, कुछ खिलाओ मुझे, भूख के कारण मैं बेहोश न हो जाऊँ, हंसते हुए नील बोला। तेरे थोड़ी भी ठहर नहीं है, बेसब्रा कहीं का। इतना बड़ा हो गया और हरकतें बच्चों जैसी। पार्वती जी ने प्यार से हंसते हुए कहा, तेरे सामने तो आज क्या कल भी बच्चा ही रहूँगा। वह बात तो दोनों से करता था, पर निगाहें किसी और को ढूंढ रही थी। अरे किसे ढूंढ रहा है? नलिनी को। वह अपने कमरे में होगी। नहीं, वह झेप सा गया। अरे नहीं बाबूजी, मेरी तो आदत इधर उधर ताकने की है, नील ने थोड़ा झेपते हुए कहा। बाबूजी कुछ और कहते, तब तक अम्मा चाय नाश्ता लेकर आ गई। अरे तूने अभी तक हाथ मुँह नहीं धोया? माँ ने प्यार से डांटते हुए कहा। बस लो, 1 मिनट में धोकर आया। नहाने के बाद नील खाना खाकर सो गया। शाम के समय महेश जी और नील बगीचे में टहल रहे थे। तभी महेश जी ने नील को टटोलने का प्रयास किया। बोले, नील, मैं तुमसे एक गूढ़ विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुमसे सलाह लेना चाहता हूँ। मैं आपके बेटे जैसा नहीं, आपका बेटा हूँ, नील ने कहा। सच कहा तूने, तू मेरा बेटा ही है, महेश जी ने थोड़ा झेपते हुए कहा। हाँ, अब आप बताइए, क्या सलाह आप ले रहे हैं? हाँ, अच्छा याद दिलाया। मैं सोच रहा था कि नलिनी के लिए एक जीवन साथी की तलाश करूं, जो उसके जीवन में खुशियों की बारिश कर दे। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, जाने कितने दिन अब जिंदगी बाकी है। कल हम ना रहें तो वह कैसे अपनी ज़िंदगी बताएगी। मैं चाहता हूँ कि यदि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसका विवाह कर दूँ।
मेरे मन से एक बोझ उतर जाए। महेश जी ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। फिर नील की ओर देखने लगे कि नील क्या कहता है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे लोग भी दुनिया में हैं, यह जानकर हृदय प्रफुल्लित हो उठा। आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। आप चिंता न करें, नलिनी जैसी लड़की जिसे भी मिलेगी वह दुनिया सबसे भाग्यवान आदमी होगा। फिर बाबूजी के मन के संयम को तोड़ते हुए कह डाले, नील क्या तुम वह आदमी बनना नहीं चाहोगे? क्यों नहीं बाबूजी, बिल्कुल बनना चाहूँगा। क्या मेरे भाग्य में ऐसा हो सकता है? नील के मन की बात प्रबल नदी सी झिझक के पासाड़ को तोड़ते हुए बाहर आ गिरी। अपनी झिझक को मिटाने के लिए वह बोला, क्या आपने नलिनी से बात की? नहीं बेटे, मैं चाहता हूँ कि तू उसके हृदय को टटोले। उसकी जिंदगी के पतझड़ को तू ही बाहर से नवाज सकता है। महेश जी ने भावुक होकर कहा, आपका यह भरोसा और अनुकंपा मेरे लिए वरदान से कम नहीं है बाबूजी। वह महेश जी के कदमों में बैठ गया। यह तो बिन मांगा वरदान मिल गया था। महेश जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। मैं प्रयास करता हूँ बाबूजी, अगर वह मान गई तो जीवन आनंद से भर जाएगा। ज़्यादा अंधेरा होने के कारण दोनों भीतर आ गए। घर में लगता जैसे खुशियों का तांता लगा हो। एक अभी ठहरी है तो दूसरी आ जाती है। महेश जी सोचते वक्त यहीं ठहर जाएं, पर वक्त तो मनमौजी है, किसकी कब सुनता है। 2 दिन बीत गए। दिनों का बीतना भी खलने लगा। महेश जी और पार्वती जी को ही नहीं अपितु नलिनी को भी खलने लगा। उसे समय पर क्रोध आने लगा। यह कितना निष्ठुर है, वैसे तो बीतेगा नहीं, अब है कि सरपट भाग रहा है। हे निर्दयी, थोड़ा धीरे हो ले चल। फिर खुद पर हंसी आती। मैं क्या सोचने लगी, पर यह सही था। नील की मौजूदगी ने मन के भीतर की नीरवता को, अपने कोलाहल को हिला दिया था। सबसे बड़ी बात उसका शिशिर जैसा होना। शाम को अम्मा जी कमरे में आ गईं। कोई काम है क्या अम्मा? मुझे बुला लेती, नलिनी ने कहा। बस कुछ नहीं, सोचा कुछ देर तेरे कमरे में समय बिताऊं। ये दोनों बाप बेटा बाजार गए हैं, अम्मा ने बेड पर बैठते हुए कहा। क्यों, क्या खरीदने गए हैं दोनों? नील चाहता है बगीचे की पूरी बाउंड्री पर तरह तरह के पौधों के गमले लगा दे। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है। अच्छी बात है, पौधे लग जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा, नलिनी ने खुश होते हुए कहा। बेटी, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ, यदि तू कहे तो करूँ? क्यों नहीं माँ, भला आपको मुझसे यह कहने की ज़रूरत है क्या? नहीं बेटे, आपकी बात सही है, पर जब बच्चे बड़े हो जाएं और होशियार हों तो उनसे सलाह लेनी चाहिए, अम्मा ने प्यार से कहा। बिल्कुल सही है माँ आपकी बात, आप पूछो जो पूछना चाहती हो। मेरी बात धीरे धीरे सुन। हम लोग धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, अतः आगे जाकर हमें एक मजबूत सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। हम चल नहीं पाएंगे, तब कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी सहायता कर सके, पार्वती जी ने समझाते हुए कहा। मैं हूँ ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, नलिनी ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा। हाँ, तुझ पर भरोसा है तभी तो कह रही हूँ। तू क्या कहना चाह रही है, खुलकर बता, नलिनी ने सौम्यता से कहा। देख, मैं चाहती हूँ तू पुनः विवाह कर ले, ताकि दोनों मिलकर हमारी देखभाल कर, यहीं हमारे साथ रहकर। दूसरे तुझ पर कोई दबाव नहीं है, यह घर बार जायदाद सब तेरी है। तू ही हमारी इकलौती औलाद है। हम तेरे बिना जी नहीं सकते, नहीं चाहते तू इकलौती रहे। हम तेरे माता पिता हैं, हम नहीं चाहते हमारा बच्चा तकलीफ में रहे। कहते कहते अम्मा का गला भर आया। नलिनी ने दौड़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। तू रो मत माँ, जैसा तू चाहेगी मैं वैसा ही करूँगी, पर तू बता ऐसा कौन लड़का होगा जो यहाँ रहना चाहेगा, नलिनी ने समझाया। जिस दिन ऐसा लड़का मिल जाएगा मैं स्वयं तुझसे बता दूंगी, नलिनी ने बात टालने के लिए कहा। वह उनको दुखी नहीं देख सकती थी। सचमुच तू लड़का मिलने पर विवाह कर लेगी? अम्मा ने उसे खुशी से देखा। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। तो ठीक है, तू तैयार हो जा, समझ लड़का मिल गया है। अब चौंकने की बारी नलिनी की थी। कौन माँ, कौन? अपना नील, अम्मा ने खुश होते हुए कहा। आपने नील से बात की है इस बारे में? तुम्हारे बाबूजी ने की थी। क्या कहा नील ने? नलिनी ने सकुचाते हुए पूछा। वह कह रहा था, यदि नलिनी मुझे स्वीकार करती है तो मैं स्वयं को सबसे भाग्यशाली समझूंगा। नलिनी जैसी लड़कियां सदियों में पैदा होती हैं। अम्मा के मुंह से अपने बारे में नील के विचार सुनकर भीतर तक आनंद से सराबोर हो गई।
पर अभी व्यक्ति बाहर नहीं आने दी। उसे लगा यदि नील के साथ विवाह हो जाता है तो माँ और बाबूजी का जीवन भी संवर जाएगा। नील जैसे लोग दुर्लभ प्रजाति के लोग हैं, ये जल्दी से मिलते नहीं। उधर शिशिर को दिए अपने वचन को मैं सरलता से निभा भी सकूंगी। अचानक तंद्रा भंग हुई जब अम्मा ने पूछा, तू क्या कह रही है? तुझ पर कोई दबाव नहीं, जैसा तू कहेगी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन बेटा सोच समझ कर कहना। नलिनी एक पढ़ी लिखी खुले विचारों की लड़की थी। उसने कहा, यदि अम्मा नील हाँ कहता है तो मैं तैयार हूँ। अम्मा की खुशी का ठिकाना न रहा जब नलिनी ने हाँ कहा। इधर दोपहर में जब दोनों आए तो पौधों का भंडार ले आए थे, साथ में ढेर सारे गमले भी। नील ने आते ही भूख भूख का शोर मचा दिया। अम्मा बोली, पागल, पहले हाथ धो ले फिर खाना मिलेगा। वह तुरंत हाथ धोकर आ बैठा। इसका यही अंदाज सबको अच्छा लगता था। माँ ने खाना परोस दिया। शाम को सारे मिलकर गमले लगाने लगे। हर गमले में मिट्टी डाली गई। जानकारी के लिए एक माली को बुलवा लिया था। रात 8 बजे तक सारे गमले लगा लिए गए। फिर सबने स्नान किया क्योंकि सभी मिट्टी से सने हुए थे। रात में माँ ने पिताजी को सब बता दिया। सुनकर महेश जी को खुशी के कारण रात भर नींद नहीं आई। उनका सबसे कठिन कार्य उनकी धर्मपत्नी ने सहजता से कर दिया था। वो रात भर सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे घड़ी ने सुबह 5 का अलार्म बजाया वह उठ बैठे। उठकर हाथ मुंह धोकर बाहर आ गए। देखा मुख्य द्वार बंद नहीं था। उन्हें लगा उनसे पहले उठकर कोई बाहर गया है। बाहर आकर देखा तो पाया नील योग कर रहा था। वो भी पास ही घास में बैठ गए। तभी नील ने पूछा कि आप भी जगे हैं क्या? हाँ, अभी उठकर आया हूँ। मैं भी सुबह उठकर रोज़ योग करता हूँ ताकि मन और शरीर स्वस्थ रहे। आप भी रोज़ योग किया करें ताकि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, कल से मैं भी योग करा करूँगा। दोनों मुस्कुराने लगे। अचानक महेश जी ने नील से कहा कि नील, अगले महीने तुम्हें छुट्टी लेनी होगी। अपने ऑफिसरों से बात कर लेना। क्यों बाबूजी, क्या काम है? अरे गधे, मेरी बेटी का विवाह है। आज पंडित जी से दिन तारीख दिखवा लूँगा। किस बेटी की शादी है बाबूजी? नील ने आश्चर्य से पूछा। अरे अपनी नलनी की। किसके साथ बाबूजी? नील ने फिर आश्चर्य से पूछा। तेरे साथ मेरे बच्चे, तेरे साथ, महेश जी ने कहा। क्या? नलिनी ने हाँ कह दी। हाँ मेरे बेटे, हाँ। ओ बाबूजी, इतनी अच्छी बात आपने कितनी देर से बताई। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। नील ने कहते हुए महेश जी को गोदी में उठा लिया। महेश जी ने कहा, गिर जाऊंगा, पर सुनने को किसको पड़ी थी? सुबह पंडित को बुलवाया गया। उन्हें दोनों की कुंडली दिखाई गई। पंडित जी बोले, यजमान, मैंने आज तक बहुत कुंडली देखी पर ऐसी कुंडलियाँ कभी नहीं देखी। लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। महेश जी ने खुश होते हुए कहा, आप शादी की तारीख देख कर बताइए। अगले माह की 1 तारीख शुभ बताई गई। पंडित को दक्षिणा देकर विदा कर दिया गया। फरवरी की 1 तारीख चौधरी निवास में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। हर तरफ जैसे खुशी महक रही है। नए परिधानों में लोग सजे हुए हैं। खुद महेश चौधरी नीला कुर्ता सफ़ेद पायजामा पहने इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई कमी न रह जाए, इसी में वो लगे हुए हैं। अम्मा लाल रंग की बनारसी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और नील गुलाबी कुर्ते में गजब ढा रहा था। वह भी लोगों के आवभगत में लगा हुआ था। यह पहला विवाह था जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों एक ही घर में मौजूद थे। सबसे निराला था, शादी के कार्ड में दुल्हन और दूल्हे के माता पिता के स्थान पर एक ही नाम था, महेश चौधरी और पार्वती। सब कुछ अद्भुत था। नलिनी के वास्तविक माता पिता भी आए थे, पर मेहमानों की तरह। हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण था। फौजी अफसरों की भी एक लंबी जमात थी, क्योंकि नील एक फौजी था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। बारात आने का समय हो गया। थोड़ी देर में बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। घरातियों में कोलाहल मच गया कि बारात आ गई। स्त्रियां द्वार पूजा के लिए मंगल गीत गाती पहुंच गईं। मंगलचार होने लगा। बारातियों की ओर से सारे फौजी थे। दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बैठाया गया। लोगों का तांता लगा हुआ स्टेज पर आने के लिए। रात के 12 बजते ही दूल्हा और दुल्हन को विवाह मंडप में लाया गया। अब बारी थी कन्यादान की। पंडित जी ने कहा, दुल्हन के माता पिता को बुलाया जाए, कन्यादान का समय हो रहा है। कन्या के माता पिता की जगह महेश चौधरी और पार्वती अम्मा आई। कन्यादान शुरू हुआ।
लोग आश्चर्य से मुँह बाए सब देख रहे थे। सबके लिए अनूठा कन्यादान था। लोग महेश चौधरी का गुणगान कर रहे थे। दूल्हे का पिता भी वही और दुल्हन के पिता भी वही। नलिनी का कन्यादान करने के बाद महेश चौधरी को लगा जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर दिया। जिस कार्य के लिए ईश्वर से वह प्रार्थना करते थे आज पूरी हो गई। अद्भुत और अनूठा कन्यादान। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।